विधानसभा सीट पर उपचुनाव। विधानसभा सीट गोला गोकर्णनाथ सीट पर आज मतदान जारी है। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगी वोटिंग। 3.91 लाख मतदाता प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। अरविंद गिरी के निधन के बाद खाली हुई थी सीट। इस वक्त की बड़ी खबर लखीमपुर खीरी से बता रहे हैं, जहां 139 गोला गोकर्णनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है, जिसको लेकर पूरी तैयारी की गई है। सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए हैं। वहीं सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक ये वोटिंग जारी रहेगी। वहीं लखीमपुर खीरी के 139 गोला गोकर्णनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव होगा और विधानसभा सीट गोला गोकर्णनाथ पर सुबह 7 बजे से वोटिंग जारी है। आपको बता दें कि अरविंद गिरी के निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी, जिसको लेकर आज उपचुनाव हो रहा है। वहीं आपको बता दें कि प्रशासन ने पूरी वोटिंग व्यवस्था को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। वहीं आपको बता दें कि सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक ये मतदान जारी रहेगा। साथ ही 3.91 लाख मतदाता प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि उपचुनाव में 7 प्रत्याशी मैदान में हैं, एक महिला प्रत्याशी भी शामिल है। विधानसभा में 441 मतदेय स्थल है। इसके अलावा 222 मतदाता केंद्र हैं, यानी कि मतदान केंद्र बनाए गए हैं। वहीं 139 गोला गोकर्णनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है और सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक ये मतदान जारी रहेगा, जबकि 3.91 लाख मतदाता प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। वहीं उपचुनाव में 7 प्रत्याशी मैदान में है, जिसमें एक महिला प्रत्याशी भी शामिल है। वहीं विधानसभा सीट गोला गोकर्णनाथ में ये आज मतदान हो रहा है। सीधी लड़ाई यानी कि सीधी टक्कर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में देखने को मिल सकती है। लेकिन इस बार बीजेपी इस सीट को फिर से कब्जाने में, यानी कि अपनी सत्ता में एक बार फिर से जो रौब है, जो पूर्ण बहुमत की सरकार थी और एक चुनौती बनकर उपचुनाव भी सामने है, उसके बाद निकाय चुनाव भी सामने होने वाला है। ये मुकाबला काफी अहम माना जा रहा है। वही इस खबर पर संवाददाता धीरज हमसे जुड़ रहे हैं। धीरज, क्या तैयारी है, कहां-कहां से मतदान जारी है और क्या व्यवस्था की गई है? को बता दूं, लखीमपुर खीरी के गोला गोकर्णनाथ विधानसभा का उपचुनाव जो है आज सुबह 7 बजे से मतदान पोलिंग बूथों पर शुरू हो गया है। जहां पर गोला विधानसभा में 441 बूथों पर मतदान जो है सुचारू रूप से चल रहा है। और अगर हम सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो हर बूथ पर जो है सीआरपीएफ के जवान भी तैनात किए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से चाक चौबंद है, कहीं न कहीं छोटी सी भी कमी न होने पर। और यहाँ गोला विधानसभा में 7 प्रत्याशी मैदान में है, जिसमें एक महिला प्रत्याशी भी शामिल है। और भाजपा प्रत्याशी अमन गिरी ने भी अपना वोट डाला हुआ। वोट डालने के पहले वो मंदिर गए, पूजा अर्चना करने के बाद में उन्होंने अपना मत जो है डाला है। इस सीट को लेकर धीरज, क्या आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? हेलो जी, मैं कह रही हूँ कि मतदाताओं में किस प्रकार का जोश देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, मतदाता पूरे जोश में हैं। हर बूथ पे लाइनें लगी हुई हैं, लाइनों की जो कतार है वो बनी हुई है। हर मतदाता पहुंच रहा है वोट डालने के लिए। इसी और सुबह जिलाधिकारी के निर्देश भी लोगों से अपील भी की है कि अपने मत का प्रयोग जरूर करें। इसीलिए पूरे जनपद में अवकाश भी आज रखा गया है। और क्योंकि हर वोटर जो है विधानसभा का वो अपने मत का प्रयोग कर सके, इसलिए अवकाश कर दिया गया है। और अगर वोटरों के उत्साह की बात करें तो पूरी तरीके से जो वोटर है उत्साहित है। बाकायदा हर बूथ पर जो है वोटरों की लाइन लगी हुई है, कतार की तरह लगे हुए हैं कि कब समय आए अपना वोट डालें। सीधी टक्कर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में देखने को मिल रही है। मतदाताओं में कैसा रुझान देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, मतदाता जो है वो पूरी तरीके से उत्सुक हैं। और जो मतदाता है वो कहीं न कहीं से जो भारतीय जनता पार्टी और सपा के जो
प्रत्याशी विनय तिवारी हैं, उन दोनों में ही टक्कर देखने को मिल रही है। अब जो मतदाता है वो अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन मतदाताओं से हमने बात करने का प्रयास किया है तो जो मतदाता है वो गुपचुप तरीके से अपना मतदान कर रहे हैं। अभी भी कोई ऐसा शब्द सामने नहीं आया है। जी धीरज, बने रहिएगा, पल पल के अपडेट हम आपके माध्यम से अपने प्राइम टीवी के दर्शकों को देते रहेंगे। धन्यवाद। लखीमपुर खीरी के गोला गोकर्णनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव। विधानसभा सीट गोला गोकर्णनाथ में आज मतदान। मतदान करने से पहले मंदिर पहुंचे थे भाजपा प्रत्याशी। भाजपा प्रत्याशी अमन गिरी ने मंदिर में की पूजा अर्चना। कोटा से बड़ी खबर सामने आए, दूसरे दिन भी चला अतिक्रमण पर बुलडोजर। दुकानें, इस वक्त की बड़ी खबर गोंडा से सामने आ रही, जहां अवैध दुकानों पर चला प्रशासन का बुलडोजर। ताबड़तोड़ कार्रवाई से गौरा चौकी बाजार में हड़कंप मचा। अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासन पहले से दे चुका था अल्टीमेटम। इस वक्त की बड़ी खबर आपको गोंडा से बता रहे हैं, जहां दूसरे दिन भी अतिक्रमण के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिल रहा है। वहीं आपको बता दें कि कई दुकानों को यानी कि धाराशाही कर दिया गया है। इसके अलावा जहां योगी सरकार लगातार एक के बाद एक अतिक्रमण के खिलाफ कड़ा और सख्त एक्शन लेती हुई नजर आ रही, वहीं ताजा तस्वीरें आपको गोंडा से दिखा रहे हैं, जहां अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। वहीं आपको बता दें कि अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासन पहले से ही अल्टीमेटम दे चुका था। वहीं दूसरे दिन भी ये बड़ी कार्रवाई की गई है। गोंडा से बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां एक के बाद एक प्रशासन का बुलडोजर देखने को मिल रहा है, यानी कि सख्त कार्रवाई करते हुए नजर आ रहा है। और वहीं अवैध दुकानों पर ये बड़ी कार्रवाई की गई थी, पहले से ही इसको लेकर नोटिस दे दिया गया था। लखनऊ से बड़ी खबर गड्ढा मुक्त के लिए, यानी कि गड्ढा मुक्ति के लिए अधिकारियों को छुट्टी रद्द कर दी गई है। लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद का सख्त रुख। 3 शिफ्टों में रात दिन काम करेंगे इंजीनियर। मंत्री जितिन प्रसाद ने अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश। गड्ढा मुक्ति संबंधी रोज की रिपोर्ट के लिए बना कंट्रोल रूम। कंट्रोल रूम में गड्ढा मुक्ति संबंधी पूरा विवरण दिया जाएगा। 15 नवंबर तक गड्ढा मुक्त करना होगा प्रदेश, यानी कि बड़ा आदेश जितिन प्रसाद की ओर से दिया गया है। वहीं लखनऊ से बड़ी खबर आपको बताएं, जहां गड्ढा मुक्ति के लिए अधिकारियों की छुट्टी रद्द कर दी गई है। लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद का ये रुख सामने आ रहा है। वहीं इस बार लखनऊ से संवाददाता रितेश हमसे जुड़ चुके हैं। वहीं आपको लगातार गड्ढा मुक्त को लेकर सरकार एक के बाद एक कड़ा रुख अख्तियार करती हुई नजर आ रही है, इस पर क्या कहेंगे? आरती, मैं आपको बता दूं कि गड्ढा मुक्ति के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहुत कड़े रुख अपनाते हुए अपने मंत्रियों को आदेश दिए थे कि किसी भी तरह की हिला हवाली न की जाए। पूरे प्रदेश में जहां भी गड्ढे हैं रोड में, उनको तत्काल उनकी भराई की जाए, उनके पैच को तुरंत भरा जाए। कहीं भी 15 नवंबर तक ऐसे गड्ढे न दिखें, उस पर तत्काल कार्रवाई की जाए, जिस पर लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद ने भी सख्त निर्देश जारी करते हुए सारे अधिकारियों की छुट्टियों को रद्द कर दिया है। इनके जो इंजीनियर्स हैं, जो इनके एक्शियंस हैं, इनको जो जेई हैं, इनकी 3 शिफ्टों में रात दिन काम करने के लिए इनकी ड्यूटी लगाई गई है। मंत्री जितिन प्रसाद ने भी अधिकारियों को जिस तरीके से काम के लिए प्रोत्साहित किया है, उस हिसाब से अधिकारी भी ये कड़ी मेहनत करके दिन रात करके जो है रोडों को बनाने में, गड्ढा मुक्ति के लिए वो पूरा जोर शोर से लगे हुए हैं। मैं आपको बता दूं कि ये अभियान में जो तेजी लाई गई है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब पेज कसे मंत्रियों के, तब उसके बाद से ये बहुत तेजी लाई गई कार्यों में। अभी दीपावली तक इस कार्य को बहुत हिला हवाली से किया जा रहा था, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तुरंत तत्काल संज्ञान में लिया इस चीज को, जिसके बाद से ये पूरी तरीके से पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हरकत में आए हैं और अपने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं, जिसके बाद अधिकारी भी इस कार्य में लगे हुए हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए।
इस खबर पर रितेश जुड़े थे हमारे साथ। लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद के रुख के बाद बड़ा फैसला लिया गया है। अमेठी में दबंगों के हौसले बुलंद। दबंगों ने मामूली बात को लेकर की मारपीट। पीड़ित और परिजनों के साथ की मारपीट। साथियों के साथ लाइसेंसी बंदूक लेकर पहुंचे दबंग। इस वक्त की बड़ी खबर, दबंगों की दबंगाई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। शिकायत लेकर पहुंचे पीड़ित को पुलिस ने थाने में बैठाया। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आपको बता दें कि जगदीशपुर कोतवाली क्षेत्र के निहारगढ़ कस्बे का ये मामला बताया जा रहा है। अमेठी में दबंगों के हौसले लगातार बुलंद नजर आ रहे हैं, जहां आपको बता दें कि सीसीटीवी फुटेज के जरिए आपको सीधी तस्वीर दिखाई जा दबंगों ने मामूली सी बात को लेकर मारपीट की और उसके बाद जहां पीड़ित और परिजनों के साथ ही जमकर मारपीट की गई है और जिसके बाद घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। साथियों के साथ लाइसेंसी बंदूक लेकर दबंग पहुंचे थे, अपनी दबंगाई दिखा रहे थे और दबंगों की दबंगाई का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं शिकायत लेकर पहुंचे पीड़ित को पुलिस ने थाने में ही बैठा लिया। बड़ी खबर बता रहे आपको। बुलंदशहर की महिला ने सीएम को ट्वीट किया। पीड़िता यानी कि पीड़ित महिला ने विशेष समुदाय के युवक पर लगाए गंभीर आरोप। युवक ने झांसा देकर बनाया अवैध संबंध। पीड़ित महिला हुई गर्भवती। वीडियो वायरल करने की धमकी देकर लगातार करता रहा रेप। आरोपी ने धर्म परिवर्तन कराने की भी कोशिश की। पीड़िता का गंभीर आरोप लगाया गया है। वहीं आपको बता दें कि पीड़िता का दावा है कि खुर्जा पुलिस ने एफआईआर तक दर्ज करनी जरूरी नहीं समझी। योगी जी से मेरा नमस्कार। योगी जी, मैं एक हिंदू लड़की हूँ। एक मुस्लिम लड़के ने नाम बदलकर मेरे साथ संबंध बनाए और मेरी वीडियो बना ली और उनके चलते वो मुझे ब्लैकमेल करने लगा और लगातार मेरे साथ संबंध बनाने लगा। इसके चलते मैं कुछ माह की प्रेग्नेंट हूँ। जब मैंने उसको बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो उसने मेरे साथ में बदतमीजी की, मुझे मारा और मेरे पेट में लात मारी। जब मैंने उसकी रिपोर्ट दर्ज कराई, जुलाई 2020 में जुनैद नाम के एक व्यक्ति के विरुद्ध थाना खुर्जा नगर में एक महिला द्वारा शिकायत की गई कि उसने जुनैद नाम के व्यक्ति ने उसके साथ छेड़छाड़ किया, जिसके संबंध में थाने पर 354 और SC/ST का मुकदमा पंजीकृत किया गया। अभियुक्त जुनैद को जेल भेजा गया और उसके विरुद्ध चार्जशीट लगी। जेल से छूटने के बाद वो पुनः महिला के संपर्क में आता है और ये कहता है कि हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। इस आधार पर महिला को वो बहला फुसला के झांसा दे करके फिर उसके करीब आता है। महिला का आरोप है कि इस तरह से उसने हमको बहलाया फुसला और मेरे साथ पुनः संबंध बनाए। योगी जी से मेरा नमस्कार। योगी जी, ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विशाल हमसे जुड़ चुके। विशाल, पीड़िता ने गंभीर आरोप लगाए हैं, पुलिस प्रशासन ने अब तक क्या कार्रवाई की है? मैं आपको बता दूं, जो महिला हिंदू है जो उसने सीएम को एक ट्वीट किया है कि जो मुस्लिम युवक है वो झांसा देकर महिला को अपने झांसे में ले लेता है और जिसमें कि पहले भी वो कई बार शिकायत करने के बाद वो जेल भी गया था। जेल के बाद उसको छूट के आया था। उसके बाद भी उसको अवैध तरीका से उसको रेप भी करता रहा, जिसने महिला ने थाने में जाकर तहरीर दी तो पुलिस वालों ने उसकी कोई तहरीर नहीं लिखी गई। जी विशाल, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
कानपुर चकेरी हत्याकांड से जुड़ा मामला। हत्यारों के न पकड़े जाने से आक्रोशित सैकड़ों लोग। सैकड़ों लोगों ने किया जमकर प्रदर्शन। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। छात्र के घर से श्यामनगर चौराहे तक निकाला गया कैंडल मार्च। कानपुर चकेरी हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर बता रहे हैं। हत्यारों के न पकड़े जाने से आक्रोशित सैकड़ों लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया। वहीं आपको बता दें कि सैकड़ों लोगों ने जमकर प्रदर्शन करते हुए कैंडल मार्च निकाला। छात्र के घर से श्यामनगर चौराहे तक ही कैंडल मार्च निकाला गया। कानपुर चकेरी हत्याकांड से जुड़ा मामला। हत्यारों के न पकड़े जाने से आक्रोशित सैकड़ों लोगों ने जमकर आक्रोश जताया। इस मामले को लेकर सैकड़ों लोगों ने प्रदर्शन करते हुए कैंडल मार्च निकाला। इस खबर पर और अधिक जानकारी के साथ संवाददाता रिजवान हमसे जुड़ चुके। रिजवान, अब तक कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की गई, लोगों का जमकर आक्रोश देखने को मिल रहा है। जी रिजवान, मैं आपको बता दूं, ये थाना चकेरी क्षेत्र में रहने वाले एक छात्र का मामला था, जिसमें उसकी एक लाश शव बरामद किया जाता है, जिसमें शव में 24 घंटे होने पर पुलिस कोई गिरफ्तारी नहीं कर पाती। इसको लेकर जितना कैंडल मार्च करती है वह पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन करती है। जी जी, बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। गोंडा से बड़ी खबर, भाई ने अपनी छोटी बहन पर किया हमला। रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया, जहां धारदार हथियार से हमलावर ने उतारा मौत के घाट। मृतका की मां की तहरीर पर पुलिस ने दर्ज किया केस। पुलिस ने आरोपी भाई को किया गिरफ्तार। थाना कटरा बाजार के ग्राम दामोदरपुर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। गोंडा से रिश्तों को शर्मसार करने वाली खबर सामने आ रही है। भाई ने अपनी ही बहन पर धारदार हथियार से हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया। मृतका की मां की तहरीर पर पुलिस ने ये केस दर्ज कर लिया है। वहीं रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली ये घटना है, जहां अपनी ही बहन को भाई ने मौत के घाट उतार दिया। बता दें कि थाना कटरा बाजार का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। गोंडा से बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां भाई ने अपनी छोटी बहन पर धारदार हथियार से हमला कर दिया और उसे मौत के घाट उतार दिया है। जिसके बाद मां ने पुलिस में तहरीर दी, जिसके बाद पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर लिया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अनिल जुड़ चुके हैं। अनिल, रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली ये घटना सामने आई है, जहां भाई ने अपनी छोटी बहन को मौत के घाट उतार दिया। जी बिल्कुल, बता दें कि थाना कटरा बाजार जनपद गोंडा के कलीम पुत्र सलीम उम्र करीब 22 वर्ष ने अपनी सगी बहन को मौत के घाट उतार दिया। जी, इसकी शिकायत इसकी मां ने कटरा थाने में शिकायत की। पुलिस वहां पहुंची, इसको हिरासत में लेकर विधिक कार्रवाई की रही। सबसे बड़ी बात यह है कि अपनी सगी बहन को ही मौत के घाट उतार दिया। क्या वजह थी कि इस तरह के जघन्य घटना को अंजाम दिया भाई ने? जी बिल्कुल, बता दें कि भाई को शक था जी, एक किसी के लड़के के साथ में इसका शक था। इसी की वजह से उन्होंने अपने बहन को ही मौत के घाट उतार दिया। मौत के घाट उतारने के बाद इन्होंने स्वयं ही कटरा थाने में पहुंचकर अपने आप को सिलेंडर कर दिया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे जुड़ने के लिए। गोंडा से बड़ी खबर सामने आई, जहां पांडे बाजार में शोहदों की भरमार। आते जाते शोहदे करते छेड़खानी।
कोचिंग से लौटी छात्रा से की छेड़खानी। सामने आया छेड़खानी का वीडियो। फिर भी 15 दिनों से मामला दबा रहा। पुलिस ने अब तक नहीं की कोई कड़ी कार्रवाई। इस वक्त की बड़ी खबर से आपको बता रहे, जहां शोधों पर मेहरबान दिखी कोतवाली पुलिस। नगर कोतवाली के पांडे बाजार चौकी के ये पूरा मामला बताया जा रहा है। कोटा से बड़ी खबर सामने आई, जहां पांडे बाजार में शोधों का आतंक देखने को मिल रहा है, जहां सरेआम छेड़खानी की वारदात को अंजाम देते हैं, वहीं जिसके बाद पुलिस भी उन पर मेहरबान नजर आ रही है। कोचिंग से लौटी छात्रा से छेड़खानी की गई है, लेकिन इस पर कोई कठोर कार्रवाई न करने का भी आरोप लगा है। इस खबर पर संवाददाता अनिल जुड़ चुके हैं। अनिल, एक तरफ प्रशासन लगातार कठोर कार्रवाई यानी कि योगी सरकार लगातार पुलिस प्रशासन को लेकर यानी कि मुस्तैदी बरत रही है, लेकिन इस प्रकार की घटना सामने आने कहीं न कहीं प्रशासन पर सवाल निशान खड़े करती है। जी बिल्कुल, बताते हैं कोतवाली नगर के पांडे बाजार चौकी का पूरा मामला है, जो वीडियो 15 दिन पुराना बताया जा रहा है और 15 दिन से ये दबाए बैठे थे, लेकिन कहीं गोंडा में आए दिन छेड़खानी का वारदात सामने आता है। कहीं चैन चोरी होती है, कहीं कुछ न कुछ। ये लड़की कोचिंग से आ रही थी और बाकी एक लड़के से छेड़खानी करके छेड़खानी किया, और बाकी सीसीटीवी के फुटेज से पुलिस छानबीन कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि गोंडा में आए दिन कहीं ना कहीं कोई छेड़खानी या कहीं चोरी या कुछ ना कुछ आए दिन सामने आते रहती है। पुलिस के खुली चुनौती दे रही है। जी अनिल, जहां एक तरफ प्रशासन को लेकर योगी सरकार यानी कि अपनी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मिसाल पेश कर रही है, लेकिन इस तरह की घटना कहीं ना कहीं एक बार छेड़खानी को नजरअंदाज कर देना, क्या अभी भी नींद टूटेगी नहीं प्रशासन की? बिल्कुल बताते हैं कि ये तो देखना पड़ेगा कि प्रशासन इस पे क्या कार्रवाई करती है या क्या नहीं करती है। 15 दिन से वीडियो दबाए बैठी है और क्या नहीं करती। लेकिन कहीं अगर पुलिस इतना सख्त होती तो जो गोंडा या कहीं ना कहीं इतना वारदात होती या वारदात नहीं होती। हर एक जगह कहीं छेड़खानी या कहीं चोरी या कहीं बस पे लूट, हर एक ना जगह कहीं ना कहीं वारदात होती रहती है गोंडा जिले में। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यूपी रेलवे से जुड़ी बड़ी खबर। रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म टिकट आज से हुआ सस्ता। रेलवे स्टेशनों पर 10 रुपए का ही मिलेगा प्लेटफॉर्म टिकट। लखनऊ, वाराणसी, बाराबंकी, अयोध्या कैंट पर टिकट सस्ता हुआ। प्लेटफॉर्म टिकट का मूल्य 10 की जगह 50 रुपए हुआ था। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रितेश जुड़ चुके हैं। जी हाँ रितेश, जहां 50 रुपए के प्लेटफॉर्म टिकट होने को लेकर कई आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था, वहीं एक बार फिर से अपने फैसले पर यू टर्न ले लिया गया है। जी आरती, मैं आपको बता दूं कि प्लेटफॉर्म टिकट आज से 10 रुपए का हो गया है। रेलवे डिपार्टमेंट का बड़ी किरकिरी हुआ था जब 50 रुपए का इन्होंने टिकट किया था और अगला स्टेशन का टिकट 30 रुपया होता था। तो इस बीच बड़ी किरकिरी भी हुई उनकी, लेकिन इसके मद्देनजर इन्होंने अब फिर से अपने फैसले को वापस ले लिया, बैक टू पवेलियन हो गए हैं। अब इन्होंने 10 रुपए का शुल्क रख दिया है, जो पहले हुआ करता था कुछ स्टेशनों पे। 50 रुपए इन्होंने टिकट इसलिए किया था क्योंकि त्योहार के सीजन आ गए थे, त्योहार थे, उसमें भीड़ काफी बढ़ रही थी। तो इनकी दलील ये थी कि ये भीड़ की वजह से इस टिकट को बढ़ाया गया ताकि जो खासा संख्या में लोग स्टेशन पे जुड़ते थे उनकी भीड़ कम हो जाए। अगर 50 रुपए टिकट रहेगा तो कम ही लोग स्टेशन पे छोड़ने अपने परिजनों को आएंगे, ज्यादा भीड़ नहीं होगी। इसको सोच करके इन्होंने 50 रुपए टिकट किया था, लेकिन अब इन्होंने अपने आदेश को वापस ले लिया है और अब इस टिकट का रेट जो है इन्होंने 10 रुपया कर दिया है। अब 10 रुपए ही प्लेटफॉर्म टिकट लगेगा आज से। जी बहुत बहुत शुक्रिया रितेश हमसे जुड़ने के लिए। लखनऊ से बड़ी खबर, अब चाबी की जगह स्टूल होगा प्रसपा का निशान। निकाय चुनाव में स्टूल होगा प्रसपा का चुनाव चिन्ह।
चुनाव आयोग से जारी किया गया चुनाव चिन्ह। प्रदेश भर में प्रसपा लड़ेगी निकाय चुनाव। प्रशासन भी निकाय चुनाव को लेकर पूरा तैयारी करने में जुट चुकी है। चुनाव की तारीखों का ऐलान होना भी बाकी है। लखनऊ से बड़ी खबर, अब चाबी की जगह स्टूल होगा प्रसपा का निशान। निकाय चुनाव में स्टूल होगा प्रसपा का चुनाव चिन्ह। वहीं आपको बता दें कि सभी पार्टियां निकाय चुनाव को लेकर तैयारियों में जुट चुकी है, जहां चुनाव आयोग भी एक्शन मोड में नजर आ रहा है। वहीं आपको बता दें कि लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही पार्टियां, चुनावी प्रचार शुरू हो चुका है। निकाय चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने कमर कस ली। उस बीच बड़ी जानकारी ये सामने आ रही है कि प्रसपा का चुनाव चिन्ह को बदल दिया गया है। पहले उसका चुनाव चिन्ह चाबी था, लेकिन अब उसे स्टूल मिला है चुनाव चिन्ह। वही चुनाव की तारीखों का ऐलान अभी होना बाकी है, लेकिन सभी पार्टियां अलर्ट मोड पर नजर आ रही हैं। वहीं अब चुनाव चिन्ह को बदल दिया गया है। वहीं अब स्टूल होगा प्रसपा का चुनाव चिन्ह। इस खबर पर रितेश हमसे ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। रितेश, निकाय चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अलर्ट मोड पे नजर आ रही है। वहीं एक बार फिर से प्रसपा का चुनाव चिन्ह बदल चुका है, अब स्टूल होगा। जी आरती, आपको बता दूं कि जिस तरह से निकाय चुनाव को लेकर के सभी पार्टियां दमखम में नजर आ रही हैं, सभी के होर्डिंग्स बैनर्स लगने शुरू हो गए हैं। उसी कड़ी में केंद्रीय चुनाव आयोग ने शिवपाल सिंह यादव की पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी है, उसका नया चुनाव चिन्ह स्टूल आवंटित किया है। अभी तक उनका चुनाव चिन्ह चाबी हुआ करता था। अब ये जानकारी मिली है कि पूरे प्रदेश में प्रसपा चुनाव लड़ेगी। ये नगर निकाय का चुनाव भी लड़ने जा रही है प्रसपा इस 2022 में। इस चुनाव को लेकर के शिवपाल लगातार कार्यकर्ताओं के साथ मेहनत कर रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं और अपने कार्यकर्ताओं से घर घर पहुंचने की अपील भी कर रहे हैं कि किसी तरीके से अब की बार निकाय चुनाव में उनको जीत हासिल करने के लिए जो लक्ष्य रखा है उन्होंने, ये इसके लिए वो पूरे कार्यकर्ताओं से दमखम से जुटे हैं। सब कोई बराबर जनसभाएं कर रहे हैं, बुला करके उनसे बता रहे हैं। जब से इन्हें ये स्टूल चुनाव निशान प्राप्त हुआ है, तब से कुछ कार्यकर्ताओं में एक खासा खुशी भी जाहिर हुआ है कि एक स्टूल चुनाव निशान मिला है तो बैठने की जगह भी उन्हें मिली है। इस तरीके से ये केंद्रीय चुनाव आयोग ने शिवपाल सिंह यादव की पार्टी जो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी है, उसका एक चुनाव चिन्ह स्टूल आवंटित किया है। आरती जी रितेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ ताजा जानकारी साझा करने के लिए। यूपी में महिलाओं को लेकर बड़ा फैसला। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सूबे के मुखिया हुए सख्त। महिलाओं की सुरक्षा के लिए यूपी में खुलेंगे 3000 पुलिस बूथ। पेट्रोलिंग के लिए 10,000 के लगभग स्कूटी खरीदने का लक्ष्य। सीएम योगी ने गृह विभाग की बैठक में दिए सख्त निर्देश। इस योजना में 500 करोड़ खर्च होने का अनुमान। पिंक बूथ धार्मिक और पर्यटन स्थलों पर भी खुलेंगे। रितेश, लगातार महिलाओं की सुरक्षा और साथ ही महिलाओं के लिए एक के बाद एक कई अच्छे फैसले लिए जा रहे हैं। उनमें से एक और फैसला आज लिया गया है। जी आरती, बहुत ही अच्छा फैसला है ये महिलाओं की सुरक्षा के लिए, बच्चियों की सुरक्षा के लिए। जो स्कूल कॉलेजों में पढ़ने जाती हैं उनके साथ जो छींटाकशी रास्ते में होता है, अराजक तत्व उन्हें परेशान करते हैं, विद्यालय के बाहर जो परेशान करते हैं, उसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहुत ही अच्छा फैसला लिया। ये सराहनीय कदम है महिलाओं के लिए, वो चाहे हमारे घर की बहू बेटियां हो या चाहे आपके घर की हो, किसी के घर की हो, जिनके लिए इन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो व्यवस्था की है, वाकई ये काबिले तारीफ है। मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में अब लगभग 3000 पुलिस पिंक बूथ बनाए जाएंगे, जिसमें महिलाओं के लिए बेहतरीन सुविधाएं रहेंगी। उसमें महिलाओं के लिए सबसे अच्छी सुविधा जो मैं आपको बता दूं, उसमें रेस्ट रूम की व्यवस्था की जाएगी, उसमें बाथरूम की व्यवस्था की जाएगी, शिकायत कक्ष बनेंगे उसमें, उसके साथ साथ किचन भी होंगे। और उसके साथ मैं आपको बता दूं कि प्राथमिक चिकित्सा का भी उसमें ध्यान रखा गया है। यदि कहीं किसी महिला को चोट लग जाती, कोई समस्या होती है, तो तत्काल उसको राहत पहुंचाने के लिए उसमें प्राथमिक व्यवस्था भी की गई है, प्राथमिक चिकित्सा की भी व्यवस्था की गई है।
किसी महिला को कोई दिक्कत हो जाता है, कहीं गैस खा गई या चक्कर आ गया, उसके लिए उसको रेस्ट रूम की लिए भी व्यवस्था की गई है, वॉशरूम की भी व्यवस्था की गई है। और पेट्रोलिंग के लिए मैं आपको बता दूं कि 10,000 से ज्यादा स्कूटी खरीदने का भी लक्ष्य योगी गवर्नमेंट ने रखा है। इस योजना में इनको लगभग 500 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान लगाया गया है। लेकिन मैं आपको एक चीज और साफ कह देना चाहता हूं कि ये पिंक बूथ जो बनाने का निर्णय योगी आदित्यनाथ ने लिया है, ये निर्णय पहले भी लिया जा चुका था, एक क्रम में पहले भी बूथ बनाए जा चुके हैं। लेकिन उन बूथों में मैं वीडियो में मैं आपको बता सकता हूं कि उन बूथों में भी बहुत सारे अराजक तत्व हैं जो उसको घेरे रहते हैं, उसको भी सही करने की आवश्यकता है। और अभी जो ये निर्णय लिया गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से, वह धार्मिक और तथा पर्यटन स्थलों को ध्यान में रखकर भी किया गया है, जिसमें मथुरा, वृंदावन, काशी विश्वनाथ और अयोध्या, श्री राम जन्मभूमि, हनुमानगढ़ी, बलरामपुर, देवीपाटन, गोरखपुर, गोरखनाथ मंदिर सहित कई जिलों के धार्मिक स्थलों पर ये पिंक बूथ बनाए जाएंगे, जहां पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए सारी व्यवस्थाएं की जाएंगी और किसी भी तरह के अराजक तत्व होने पर तत्काल कार्रवाई करने के भी निर्देश सुनिश्चित किए गए। जी रितेश, एक बार फिर से सीएम योगी सरकार की तरफ से जहां महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए ये सराहनीय पहल सामने आई। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। लखनऊ से बड़ी खबर, शत्रु संपत्तियों को लेकर सीएम हुए एक बार फिर से सख्त। जिलों में शत्रु संपत्तियों को लेकर कड़ा निर्देश जारी किया गया है। सभी शत्रु संपत्तियों को अतिक्रमण से मुक्त कराने के निर्देश। सुरक्षा के लिए प्रमुख सचिव स्तर के नोडल अधिकारी नियुक्त। शत्रु संपत्ति पर हो रहे अतिक्रमण को लेकर यह आदेश जारी किया गया है। लखनऊ में डेंगू के 28 नए मरीजों की पुष्टि। शहरी इलाकों में बढ़ रहा है डेंगू का प्रकोप। अलीगंज, आलमबाग और इंदिरानगर में सबसे ज्यादा केस। संक्रमितों की संख्या 750 के पार। लखनऊ में डेंगू का एक प्रकोप देखने को मिल रहा है, जहां 28 नए मरीजों की पुष्टि हुई है और शहरी इलाकों में लगातार डेंगू का प्रकोप देखने को मिल रहा है, जहां एक के बाद एक अस्पतालों में लगातार डेंगू के मरीज सामने आ रहे। अलीगंज, आलमबाग और इंदिरानगर में सबसे ज्यादा मामले दर्ज किए गए। संक्रमितों की संख्या अब 750 के पार हो चली है, जहां एक बार फिर से डेंगू ने अपना कहर चारों ओर बरपाता हुआ नजर आ रहा है, जहां लगातार मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा है और जिसके बाद 700 के पार मामले दर्ज किए जा चुके हैं। लगातार डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जहां अस्पतालों का दौरा कर रहे सीएम योगी निर्देश दे रहे हैं कि कोई भी मरीज वापस ना जाए, कड़ी व्यवस्था की जाए। लेकिन डेंगू एक बार फिर से पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है। इस खबर पर रितेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं संवाददाता। नजर आ रही है, लेकिन बेड हो सुनिश्चित, उचित व्यवस्था हो, मरीजों को उचित इलाज मिले, दवा मुहैया किए जाए, इसको लेकर लगातार मीटिंग की जा रही है डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की ओर से कि कोई भी जो कमी हो उसको पहले से ही पूरा कर लिया जाए, ताकि मरीजों को इसकी जो दुष्प्रभाव हो, जो मरीजों को उसको हर तरह से इलाज मुहैया हो, इसको लेकर पैनी निगरानी रखी जा रही है। डेंगू के एक प्रकोप को लेकर जहां अस्पतालों में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है।
इस खबर पर संवाददाता विवेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, एक बार फिर से डेंगू ने प्रकोप बरपा रखा है, जहां एक के बाद एक मरीज यानी कि अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ती हुई नजर आ रही है। जी, मेरी बात तो सही है कि डेंगू का प्रकोप जो है सूबे में हर जगह जो है बढ़ता ही जा रहा है। अगर हम लखनऊ मंडल की बात करें या फिर प्रयागराज की बात करें, जहाँ पे दो मौतें भी दर्ज की जा चुकी हैं। जी, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने इस पे कड़ा एक्शन लेते हुए सभी जो है सीएमओ और सभी जो है अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। उन्होंने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि जो सरकार की जो प्रतिबद्धता है वो सूबे के लोगों के स्वास्थ्य के प्रति बेहद गंभीर है। वो इसे लेके रोज इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और विभाग के सभी कार्यों की खुद जो है सुरक्षा से जांच कर रहे हैं, इसकी समीक्षा भी कर रहे हैं। लेकिन डेंगू जो है अभी भी जो है थमता नजर नहीं आ रहा है और रोज जो है आने लगे हैं। अगर कल की बात की जाए तो कल डेंगू के कुल 24 से ज्यादा मामले दर्ज किए जा चुके हैं और संक्रमितों की संख्या जो है इस समय 750 के आंकड़े को पार कर चुकी है। और विवेक, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने ये निर्देश दिए हैं, सुन पा रहे विवेक हमें? विवेक जी सर जी, लगातार डेंगू के मरीज बढ़ रहे हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कोई भी डेंगू मरीज वापस ना जाना चाहे बिना इलाज के। जी जी जी, ये जो उन्होंने कल समीक्षा की थी अपने अधिकारियों के साथ उन्होंने अपनी समीक्षा की थी, तो ये जरूरी दिशा निर्देश अपने अधिकारियों को दिए थे कि किसी भी अस्पताल में डेंगू का मरीज जो है बिना दवाइयों के बिना इलाज के वापस नहीं जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी जरूरी दिशा निर्देश दिए थे कि अस्पतालों में जो जीवन रक्षक दवाइयां हैं उनकी कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। अगर कहीं भी किसी अस्पताल में अगर दवाइयों की कमी हो तो उसके स्टॉक को जल्दी से जल्दी जो भरा जाना चाहिए, क्योंकि दवाइयों की कमी के अभाव में डॉक्टर बाहर से दवाइयां लिखते हैं और मरीजों को काफी पैसे खर्च करने पड़ते हैं। सरकारी रेट के मुताबिक उन्हें निजी दवा कंपनियों, निजी दवा दुकानों पे जाना पड़ता है, उन्हें काफी ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं। तो इस प्रकार से सूबे के स्वास्थ्य मंत्री ने बहुत ही सजगता दिखा रहे हैं, काफी सभी कामों को लेकर एक समीक्षा बैठक कर रहे हैं, हर कार्य की मॉनिटरिंग खुद ही कर रहे हैं। विवेक, ज्यादा मामले कौन से अस्पताल से सामने आ रहे हैं? डेंगू की अगर बात की जाए तो लखनऊ मंडल में जो है केस जो है बढ़ते ही जा रहे हैं और अगर मैं शहरों की बात करूं, जैसे इंदिरा नगर, चंदन नगर, ऐसे कई इलाके हैं जो शहरी इलाके हैं, वहां पे जो है डेंगू के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। अगर शहरी इलाकों का ये हाल है तो सोचिए जो इलाके जो है शहर से दूर है, जो कस्बों की बात है, जो गाँव की बात है, वहाँ के हालात किस तरह से होंगे। तो शहरी इलाके भी डेंगू की चपेट में लखनऊ के आ चुके हैं। अभी हम पिछले कुछ दिनों में देखा कि इंदिरा नगर में 8 मामले आए थे, चंदन नगर में 8 मामले आए थे। तो कुल मिला के शहरी इलाकों की स्थिति जो है अब बदतर होती जा रही है और साथ ही नगर निगम की जो टीम है, जो उनके कर्मचारी, जो सफाई कर्मचारी हैं, उन पे भी अब धीरे धीरे सवाल उठना शुरू हो चुका है, क्योंकि शहरी इलाके अब डेंगू के प्रकोप में आते ही चल जा रहे हैं, मामला वहाँ से ज्यादा मिलता ही चला जा रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों को ताजा जानकारी साझा करने के लिए। लखनऊ से बड़ी खबर, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की बड़ी पहल, यूपी में घर बैठे मिलेगा इलाज। प्रदेश में शुरू होगी टेलीमेडिसिन फैसिलिटी, इससे अस्पतालों में होने वाली भीड़ होगी कम। सुबह 10 से रात 12 बजे तक ये फैसिलिटी उपलब्ध होगी। टेली कंसल्टेट के लिए सभी डॉक्टरों और स्टाफ की बनेगी आईडी। लखनऊ से बड़ी खबर, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की बड़ी पहल। इस खबर पर ताजा जानकारी के साथ विवेक हमसे जुड़ चुके हैं। विवेक, एक और सराहनीय पहल सामने आई है, जहां भीड़ लोगों को यानी कि ज्यादा भीड़ का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब घर में ये चीजें उपलब्ध होगी, ये कहीं ना कहीं राहत की खबर है। जी आरती, ये बहुत ही बड़ी पहल है यूपी सरकार की और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक की। जैसा कि हम जान रहे हैं कि लखनऊ में डेंगू का प्रकोप बहुत तेजी से फैल रहा है। ओपीडी में बता दूं कि 15 से 20 हजार मरीज जो है डेंगू की जांच कराने के लिए रोज जो है आने ही लगे हैं। इनका तांता बढ़ता जा रहा है।
साथ ही जो है वायु प्रदूषण भी जो है दिवाली के बाद से लखनऊ में जो है फैलता चला जा रहा है। अगर लखनऊ की एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो वो 200 के पार चली जा चुकी है, जो कि बेहद ही चिंताजनक है, क्योंकि लखनऊ जो है औद्योगिक क्षेत्र नहीं है। उसके बाद अगर इसकी एयर क्वालिटी इंडेक्स अगर 200 के पार जाती है तो चिंताजनक है। सांस की बीमारी वाले मरीज से लेके डेंगू की इलाज करने वाले मरीज, तो अस्पतालों में और लोगों का मरीजों का तांता लगा हुआ है। साथ में वायरल बुखारों के मरीज की भी संख्या बढ़ती जा रही है। तो इसको देखते हुए यूपी सरकार और स्वास्थ्य मंत्री की बड़ी पहल है। उन्होंने टेलीमेडिसिन से मरीज जो घर बैठे इलाज करा सकेंगे, ये एक नई योजना लेके आए हैं, जो कि काफी सराहनीय कदम है। इसके पहले भी डिप्टी अन्य सीएम ब्रजेश पाठक ने जहां बेड़ा उठा लिया है कि स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाना है और एक के बाद एक अच्छी पहल देखने को मिल रही है, वहीं जहां डेंगू के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं, एक तरफ जहां वायु प्रदूषण जैसे आप बात कर रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं मरीजों को राहत मिलेगी। जी आरती, बिल्कुल टेलीमेडिसिन फैसिलिटी से मरीज घर बैठे ही जो है डॉक्टर से कंसल्ट कर सकेंगे। उन्हें अस्पताल आने की जरूरत नहीं होगी, जिसका सबसे बड़ा फायदा होगा जो अस्पतालों की जो भीड़ होगी वो बेहद कम हो जाएगी। और जो अस्पतालों में जो भीड़ होती है, कई मरीज पैनिक कर जाते हैं इस भीड़ को देखते हुए, वो चीजें नहीं होगी। और ये सुविधा जो है रात 12 बजे तक चलेंगी, सुबह 10 बजे से रात के 12 बजे तक चलेंगी। और हर डॉक्टर और स्टाफ नर्स से लेके हर एक स्टाफ का जो है इसके लिए एक यूनिक ID कार्ड भी बनेगा। उसको लेकर भी सभी CMO और CMS को जो है वो आदेश और दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। और टेलीमेडिसिन का अधिकतर उपयोग करें, इसके लिए भी दिशा निर्देश जो है जिस पाठक जी ने जारी कर दिया गया। अभी उन्होंने कहा है कि जो भी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर द्वारा टेलीकम्युनिकेशन का भी काम किया जा रहा है, इसे जो है काफी बड़े पैमाने पे जल्द से जल्द लागू किया जाए और सभी बड़े हॉस्पिटल में इसकी शुरुआत की जाएगी। डिप्टी सीएम ने ये भी कहा कि राम मनोहर लोहिया, PGI और जो भी ऐसे बड़े अस्पताल है जैसे KGM हो गया, वहाँ पे इसकी व्यवस्था जल्द से जल्द शुरू की जाए, क्योंकि यहाँ जो है वो मरीज काफी संख्या में आते हैं और इनकी तादाद इस समय काफी है। आरती, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का सरकार पर बड़ा हमला। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल। प्रदेश में डेंगू के लगातार बढ़ रहा प्रकोप। अखिलेश यादव ने सरकार पर कसा तंज। सीएम की मशहूर नाइट और 11 टीम कहां गई? स्वास्थ्य मंत्री को छापे से यानी कि छापा मारकर फुर्सत नहीं मिल रही है। जहां जहां भाजपा के चेयरमैन, वही हालत ज्यादा बिगड़े। सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तीखा हमला बोला है। बढ़ते डेंगू के मामलों को लेकर ये बड़ा हमला किया गया है, जहां डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को भी आड़े हाथों लिया गया है, जहां उन्होंने कहा है कि डिप्टी सीएम जो स्वास्थ्य मंत्री है, उन्हें छापे मारने से फुर्सत नहीं है। वो किस प्रकार से डेंगू को लेकर अपनी मुस्तैदी दिखा सकते हैं। इसके अलावा सीएम के मशहूर नाइट और टीम 11 को लेकर भी कसा तंज है और साथ ही स्वास्थ्य मंत्री की छापेमारी को लेकर भी बड़ा तंज कसा गया है। विवेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं संवाददाता लखनऊ से, जहां एक तरफ डिप्टी सीएम सक्रिय नजर आ रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव उनको छोड़ नहीं रहे, हमला कर रहे हैं लगातार। जी आरती, अखिलेश यादव जो है, जैसे अभी कुछ दिन पहले की बात है, उनके पिताजी का स्वर्गवास हो गया था, तो वो पॉलिटिकली थोड़े इनएक्टिव थे, लेकिन इस बयान के बाद वो काफी ज्यादा पॉलिटिकली एक्टिव अपने आप को दिखा रहे हैं। उन्होंने डेंगू के बढ़ते मामले को लेकर प्रदेश सरकार और स्वास्थ्य मंत्री पर एक बड़ा तंज कसा है। जैसे कि डेंगू के बढ़ते मामले को लेकर उन्होंने प्रदेश सरकार की मतलब मुखिया जो है योगी आदित्यनाथ से लेकर डिप्टी सीएम को भी नहीं बख्शा है। उन्होंने साफ सीधे शब्दों में ये कहा है कि ये उत्तर प्रदेश सरकार की नाकामी है। उत्तर प्रदेश सरकार जो है सूबे के लोगों के स्वास्थ्य के प्रति चिंतित नहीं है, जरा भी गंभीर नहीं है। जैसा कि हम जान रहे हैं कि जब से ब्रजेश पाठक ने मंत्रालय संभाला है, तब से वो औचक निरीक्षण करते हैं, हर जगह खुद पहुंचते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं, दिशा निर्देश देते हैं, जरूर समीक्षा भी करते हैं। उसके बावजूद जो है ये डेंगू के बढ़ते मामले हो गए या फिर
खराब वायु प्रदूषण से बढ़ते मामले हो गए तो मरीजों के साथ जी। लगा हुआ, जिससे अखिलेश यादव का एक्शन आया हुआ है। साथ ही उन्होंने प्रदेश के मुखिया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो अपनी टीम जो लेके चलते हैं, जिन्हें नवरत्नों की टीम कहा जाता है, नवरत्नों की टीम, जी। जी नवरत्न की टीम कहा जाता है, जिसको लेकर वो हर हफ्ते एक बैठक करते हैं। उसमें उन्होंने तंज कसा है कि इन बैठकों का कोई मतलब नहीं निकल के आ रहा है। उनके बयान के ये माने लगाए जा रहे हैं कि जो अपने नवरत्न के साथ बैठक करते हैं, इन बैठकों का कोई मतलब नहीं निकल के आ रहा है और बैठक जो है ऑफिस तक ही सीमित रह जाती है और जरूरी चीजें जो है जनता तक नहीं पहुंच पा रही हैं। तो ये काफी बड़ा कटाक्ष जो है, काफी बड़ा आरोप जो है वो विपक्ष के द्वारा जो है सरकार और मंत्रिमंडल पे और मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम पे ये सपा के द्वारा, सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के द्वारा लगाया जा रहा है। आरती विवेक, जिस प्रकार से सदन में उन्हें छापा मार मंत्री करार दिया था, एक बार फिर से उसी तंज के साथ एक बार फिर से वापसी कर रहे हैं अखिलेश यादव। जिस प्रकार से आपने बताया था कि मुलायम सिंह जी के निधन के बाद जहां वो थोड़ा सा एक्टिव नजर नहीं आ रहे थे, छापा मार मंत्री के बाद एक बार फिर से अलर्ट मोड पे नजर आ रहे हैं। जी आरती, मैं बता दूं कि निकाय चुनाव जो है सर पे है और निकाय चुनाव के पहले जिस तरह से अखिलेश यादव ने ये बयान देके अपनी वापसी करनी चाहिए, उन्होंने अपने बयान में कहा है कि जहां जहां भाजपा के सभासद या चेयरमैन है वहां दिक्कतें ज्यादा हैं। लेकिन जब प्राइम टीवी की टीम जो है धरातल पे गई ऐसे इलाकों में जो डेंगूग्रस्त थे, जहाँ पे डेंगू का प्रकोप फैल रहा था, तो वहाँ किसी भी राजनीतिक पार्टी का जो सभासद था या फिर जो पार्षद था, जो लोकल विधायक थे, सभी राजनीतिक पार्टियों के अलग विधायक थे। और ऐसा नहीं है किसी भाजपा शासित चेयरमैन जो है या फिर सभासद जो है उनके यहाँ की स्थिति जो है बेकार है। जो समाजवादी पार्टी के भी जो सभासद है, जो उनके सभासद आए हैं, वहाँ की स्थिति भी कुछ खास अच्छी नहीं है। यानी कि लखनऊ का अगर नगरीय क्षेत्रों की बात करें, शहरों की बात करें, तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि शहरों की स्थिति बिगड़ रही है। रोजाना जो है कई मामले जो है अब शहरी क्षेत्रों से आ रहे हैं। तो ये एक इनका राजनीतिक दाव है। निकाय चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के यानी संकेत दे दिया है कि अब वो अलर्ट मोड पर आ चुके हैं और वो कहीं ना कहीं निकाय चुनाव के लिए तैयार हैं। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। इनके बयान के मायने हम निकाय चुनाव को जोड़ के बिल्कुल देख सकते हैं, क्योंकि उन्होंने निकाय चुनाव से पहले काफी इस बयान से सक्रियता दिखाई है और सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी के जितने भी सभासद और चेयरमैन है उनको टारगेट करके, मुख्यमंत्री को टारगेट करके, डिप्टी सीएम को टारगेट करके उन्होंने अपनी वापसी के संकेत भी दे दिए हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर विवेक हमसे जुड़े हुए थे। सीतापुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। ड्यूटी पर जा रहे थाना प्रभारी की दुर्घटना में मौत। उन्नाव के पास अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर। थाना प्रभारी मनीष सिंह की मौके पर मौत। साथी आरक्षी प्रशांत भी गंभीर रूप से घायल। सकरन थाने से झांसी कोर्ट के लिए जा रहे थे दोनों। फतेहपुर के पिनकी गांव के रहने वाले थे थाना प्रभारी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं